युद्ध मतलब तबाही। जी हाँ, अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया है और जंग शुरू भी हो गई है। जब यूक्रेन और रूस दोनों अलग अलग स्वतंत्र देश हैं, तो लड़ाई किस बात की? रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन की सीमा में 1,25,000 रूसी सैनिक घुस चुके हैं। स्थिति इतनी खतरनाक है कि नाटो देशों और रूसी सैनिक के बीच किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है। तो ये यूक्रेन और रशिया का मैटर क्या है? क्यों रूस यूक्रेन को अपने कब्जे में रखना चाहता है और अमेरिका क्यों दोनों देशों के युद्ध में कूद रहा है? आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति समझौतों का पालन नहीं किया है और पश्चिमी देश यूक्रेन को अनुपालन में लाने में विफल रहे हैं। इस समझौते के तहत रूस ने कूटनीतिक जीत हासिल की। आरोपों के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया और कहा कि यूक्रेन का 2015 के शांति समझौतों को स्वीकार करने से इनकार करना बेईमानी है। उसी समय रूस ने यूक्रेन को हथियारों के साथ सहायता करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों की लगातार आलोचना की। उनका कहना है कि वो यूक्रेनी बलों को बलपूर्वक विद्रोही क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए उकसा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं रूस और यूक्रेन के पुराने विवाद को, जिसकी वजह से आज इतने बड़े युद्ध की स्थिति बन चुकी है। आज से 30 साल पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। तब से इसने भ्रष्टाचार से निपटने और आंतरिक विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किए हैं। यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र सामान्य रूप से पश्चिमी यूरोप के साथ एकीकरण का पक्षधर है, जबकि देश का पूर्वी भाग रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों को तरजीह देता है। फरवरी 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता गया, जब हिंसक प्रदर्शनकारियों ने रूसी समर्थक यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया। इन प्रदर्शनों को अब गरिमा क्रांति के रूप में जाना जाता है। लगभग उसी समय रूस ने क्रीमिया को जबरन अपने देश में शामिल कर लिया। यूक्रेन कमजोर स्थिति में है क्योंकि उसके पास कार्यवाहक सरकार और कोई तैयार सेना नहीं है, परंतु तुरंत पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में हमला करने के लिए बढ़ गए। यूक्रेन के सरकारी बलों और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच सशस्त्र संघर्ष में 14,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। क्रीमिया के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के विपरीत रूस ने डोनबास संघर्ष में अपनी संलिप्तता से लगातार इनकार किया है। कुल मिलाकर देखें तो कहने को दोनों देश अलग अलग हैं और स्वतंत्र हैं, पर रूस अभी भी यूक्रेन को अपना हिस्सा समझता है। रूस से निपटने के लिए यूक्रेन यूरोप कंट्रीज के साथ अलायंस में है, जिस बात को लेकर रूस हमेशा ही खफा रहा है। डॉनबास में रूसी सैन्य आक्रमण और क्रीमिया पर कब्जा करने से यूक्रेन के पश्चिमी अभिविन्यास के लिए लोकप्रिय समर्थन में वृद्धि हुई। यूक्रेनी सरकार ने कहा कि वो 2024 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन करेगी और नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा रखती है। 2019 में पदभार ग्रहण करने वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनबास क्षेत्र में भ्रष्टाचार विरोधी आर्थिक नवीनीकरण और शांति के लिए अभियान चलाया है। मुख्य तौर पर यूक्रेन रूस से निपटने के लिए और आने वाले समय में अपने आप मजबूत सेना वाला देश बनाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन प्रेसिडेंट की इसी घोषणा के चलते अब रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 की रूसी क्रांति के बाद साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन केवल 3 वर्षों के लिए स्वतंत्र रहा और 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोगों ने हमेशा खुद को एक स्वतंत्र राज्य माना है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित
15 नए राज्यों का गठन हुआ। वास्तविक अर्थों में यूक्रेन ने 1991 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यूक्रेन शुरू से ही जानता है कि वो अकेले रूस के साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। यूक्रेन की रक्षा के लिए नाटो से बेहतर कोई संगठन नहीं है। यूक्रेन के पास रूस जैसी बड़ी सेना या आधुनिक हथियार नहीं है। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं और रूस के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान हैं। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस सहित 30 देशों से बना एक सैन्य समूह है। अब रूस के लिए चुनौती ये है कि उसके पास पड़ोसी पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन जाता है तो रूस हर तरह से उसके शत्रु देशों से घिरा होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों का प्रभुत्व होगा। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के अनुसार इन समूह के 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन को सैन्य सहायता भी प्रदान करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए सिर कलम करने के समान होगा। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर आक्रमण किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमाओं की रक्षा की। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ जाता है तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम में केवल 640 किलोमीटर होगी। फिलहाल ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। पुतिन यूक्रेन को रूस से प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखते हैं, एक स्वतंत्र देश के बजाय एक क्षेत्र। स्वामित्व की इस भावना ने क्रेमलिन को यूक्रेन को यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल होने से रोकने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। पुतिन रूस पर पश्चिमी शक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को उठाने के लिए यूक्रेन का भी उपयोग करते हैं। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन पर एक रूसी हमले से आगे राजनीतिक वार्ता हो सकती है, जिससे इस प्रतिबंधों पर रियायतें मिल सकती हैं। अमेरिका को हर किसी के मामले में सरपंच बनने की आदत तो शुरू से ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने 30,000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वे यूक्रेन की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जॉय बाइडेन अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए केवल यूक्रेन का उपयोग कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है। इन घटनाओं ने एक महान शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यही कारण है कि जॉय बाइडेन यूक्रेन रूस संघर्ष की भरपाई करना चाहते हैं। अमेरिका के अपने छवि बनाने के चक्कर में यूरोपीय देश और छोटे देशों को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत से देश रूस पर गैस के लिए निर्भर हैं। फरवरी 2014 में शुरू हुआ एक निरंतर और दीर्घ संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और रूसी समर्थक सेनाएं शामिल हैं और दूसरी ओर यूक्रेन ने अधिकतर तौर पर 24 अगस्त 1991 को खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित किया, जब यूक्रेन की सर्वोच्च कम्युनिस्ट सोवियत संघ ने घोषणा की कि यूरोप अब यूएसएसआर के कानून का पालन नहीं करेगा और वास्तव में केवल यूक्रेनी एसएसआर के कानून का पालन करेगा। क्रीमिया युद्ध में कुल 5 लाख लोग मारे गए थे और प्रत्येक पक्ष को लगभग आधा नुकसान हुआ था। इस बीमारी से होने वाली मौतों की अनुपातहीन संख्या है। यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य 1922 में सोवियत संघ का संस्थापक सदस्य था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 2021 और 2022 के दौरान जैसा कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सैन्य निर्माण दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाता है,
और द्विपक्षीय संबंधों को तनाव देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक मजबूत संदेश भेजा है कि रूसी अर्थव्यवस्था के लिए आक्रामकता का खतरा गंभीर है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन और रसिया का ओल्ड मैटर क्या है, दोनों देशों का विवाद क्या है, रूस और यूक्रेन के मामले में अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है और रूस यूक्रेन को क्यों रोकना चाहता है। आपके सभी सवालों का जवाब हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।